नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। धन्यवाद। सेहत, संगत और सोच बिगाड़ सकता है केतु। केतु से बचना है तो जरूर देखें कालचक्र। जी हाँ, आज हम कालचक्र में बात करने वाले हैं केतु ग्रह की। हर व्यक्ति की कुंडली अलग अलग होती है और ग्रहों की स्थिति भी अलग अलग। केतु ग्रह भी हर व्यक्ति को कुंडली में उनकी स्थिति के अनुसार अच्छा या बुरा फल देते हैं। ऐसे में आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी केतु की पूरी कुंडली खोलने वाले हैं, यानी केतु कैसी स्थिति में आपको परेशानी और संकट में डाल सकता है, खराब केतु के लक्षण क्या होते हैं और अगर केतु अशुभ हो जाए तो कैसे वो व्यक्ति पर अपना कहर बरपाता है। केतु कैसा ग्रह है, इसकी दशा कैसी होती है, ये हमारे जीवन पर कैसा असर डालता है और लोग इसके नाम से आखिर डर क्यों जाते हैं, ये तमाम सवाल जो पंडित जी से जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखो, ऐसा है, पलाश पुष्प संकासम तारकाग्रह मस्तकम रौद्र रौद्रांतकम घोरम तम केतुम प्रणमाम्यहम्। केतु एक छाया ग्रह है जिसका स्वभाव क्रूर है। केतु तर्क बुद्धि ज्ञान वैराग्य विक्षोभ और मानसिक गुणों का कारक है। केतु प्रकृति में तमस है। मनुष्य के शरीर में केतु अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। धनु राशि केतु की उच्च राशि है। मिथुन केतु की नीच राशि है। 27 नक्षत्रों में केतु अश्विनी मघा और मूल नक्षत्रों का स्वामी है। केतु की महादशा 7 साल की होती है। केतु में केतु की अंतर्दशा 4 महीने 27 दिन की होती है, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो इसकी अंतर्दशा 11 महीने से 1.25 साल तक होती है। केतु के कारण किसी भी व्यक्ति का स्वभाव कठोर हो सकता है। केतु से प्रभावित लोग बहुत जल्दी क्रोध में आ जाते हैं। केतु अशुभ हो तो व्यक्ति की संगत खराब हो जाती है और उसकी बुरी आदतें लग जाती हैं। देखिए, केतु बुरा ही नहीं है, केतु बहुत अच्छा भी है। यद्यद भाव गते राहु, महर्षि पाराशर लिखते हैं, यद्यद भाव गते राहु केतुश्च जनने निराम। यद्यद भाव गते राहु केतुश्च जनने निराम यद्यद भावे संयुक्तो तद फलम प्रतिषेदलम। जिन जिन राशियों में केतु और राहु होते हैं, उन राशियों के स्वामी के गुण दोष के आधार पर ये अपना गुण दोष प्रकट करते हैं। इसलिए ये छाया ग्रह हैं, इनका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। लेकिन ये एक बात जान लीजिए कि लग्न में बैठा हुआ केतु मस्तिष्क से संबंधी बीमारी देता है और द्वितीय भाव का केतु मुंह से संबंधित बीमारी देता है। तृतीय भाव का केतु सब प्रकार के विघ्न बाधाओं का समापन करके जातक को राजराज कर देता है। चतुर्थ भाव का केतु पिता की आयु को कम करता है। पंचम भाव का केतु संतान सुख के लिए मोटे मोटे आंसू रुला देता है और छठे भाव का केतु निसंदेह व्यक्ति को निरोगी बनाता है। सातवें भाव का केतु दाम्पत्य जीवन में उथल पुथल की स्थिति पैदा करता है। आठवें भाव का केतु पाइल्स, बवासीर, भगंदर जैसे रोगों को जन्म देता है। नवें भाव का केतु व्यक्ति को धर्म के मार्ग से इधर उधर करता है। दसम भाव का केतु भी पिता और माता के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। एकादश भाव का केतु संतान के लिए हानिकारक होता है और द्वादश भाव का केतु पार्वती और शिव की आराधक शक्ति देता है और मोक्ष प्रदान करने में सहायता प्रदान करता है। यदि केतु 12वें भाव में हो तो ये मोक्ष भी देता है। लेकिन आप जानते हैं, केतु ज्योतिष के लिए भी बहुत बड़ा कारक है।
अगर आज तक आपने नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए। कारक अध्याय, महर्षि पाराशर ने जो कारक प्रकरण लिखा हुआ है बृहद पाराशर होरा शास्त्र में, उसमें 104वां श्लोक है। उसमें है कारकांसे गते केतु नौमे वापि पंचमे गणितज्ञो भवेत नूनः ज्योतिष शास्त्र विशारदः। अर्थात आत्मकारक ग्रह से 5वें या 9वें स्थान में अगर केतु जाए और उसको बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से देखे तो ऐसा व्यक्ति गणित विद्या में निष्णांत और प्रसिद्ध ज्योतिषी भविष्यवक्ता होता है। और अगर ये योग कुंडली में नहीं है तो पढ़ते मर जाओ ज्योतिष, सारे ग्रह गणित आपको आते हों लेकिन भविष्यवाणी करोगे तो रिजल्ट 0 आएगा। और अगर ये योग है तो इसका मतलब कि बाई बर्थ आपको भगवान ने भविष्यवक्ता बनाकर भेजा है। आप जो कुछ भी कहेंगे वही सच हो जाएगा। तो यदि क्या मैंने कहा, कारकांसे स्थिते केतु नौमे वापि पंचमे गणितज्ञो भवेत नूनः ज्योतिष शास्त्र विशारद। कारक प्रकरण 104वां श्लोक है। अगर कोई ज्योतिषी या ज्योतिष करने का इरादा रखता है तो उसको ये भाव देख करके मिलाना चाहिए कि उसके अंदर ये गुण बनने के हैं कि नहीं है। तो मैंने 12 भाव में केतु के फल को बताया, लेकिन मैंने अभी ये नहीं बताया है कि सूर्य के साथ केतु क्या करता है, चंद्र के साथ केतु क्या करता है, मंगल के साथ केतु का क्या असर है, बुध के साथ केतु का क्या असर है, बृहस्पति के साथ केतु का क्या असर है, शुक्र के साथ केतु का क्या असर है, शनि के साथ केतु का क्या असर है, ये बताना बाकी है। ये भी आपको बताऊंगा विस्तार से। तो इसलिए आज थोड़ा सा आपको केतु ग्रह के बारे में डिटेल से जानने का मौका मिला है। कागज कलम हाथ में रखिए और कुछ जरूरी चीज़ें अगर आपको लगे कि ये जरूरी चीज़ बता रहे हैं तो उसको नोट भी कर लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो केतु के बारे में बहुत सारी जानकारी जो पंडित जी आपको देंगे, और केतु हमारे आसपास जो घटनाएं होती हैं क्या उससे हम अपने केतु के शुभ और अशुभ के बारे में जान सकते हैं, ये भी पंडित जी से हम जानेंगे। लेकिन कॉलर जुड़ चुके हैं राजकुमार जी जबलपुर से। राजकुमार जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। जी हेलो, प्रणाम पंडित जी। हाँ सुखी रहो बेटा, अपना नाम बताओ। जी मैं रिंकी बोल रही हूँ, मुझे अपने पति के और बेटे के बारे में पूछना था। जी बताओ रिंकी। बोल रही हूँ जी, मेरे पति का नाम है राजकुमार सिंह, डेट ऑफ बर्थ 25/12/1983, और जी मेरे बेटे की जन्म तिथि है 13/3/2009। क्या जानना चाहती हो? जी मेरे पति की एक तो तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती है, उनकी तबीयत थोड़ा परेशान सी रहती है। दूसरा जॉब से परेशान है, उनकी जॉब ठीक से नहीं चल पा रही है। और अपने बेटे के भविष्य के बारे में पूछना था। देखो रिंकी, ऐसा है बेटा, तुम्हारे पति भाव का स्वामी जो है वो मंगल है, और प्रश्न काल के हिसाब से मंगल जो है तुम्हारे प्रश्न लग्न से 6ठे भाव में बृहस्पति के साथ बैठा हुआ है, और तुम्हारे पति भाव में शुक्र के साथ राहु है, जो इस बात का संकेत है कि तुम्हारे पति को रक्त और एलर्जी से संबंधित बीमारी है। इससे बचने के लिए इनको चाहिए कि आयुर्वेद के किसी अच्छे जानकार व्यक्ति से संपर्क करके और अपना यदि निदान कर लें तो शीघ्र ठीक हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जहाँ तक रिंकी आपने अपने बेटे के फ्यूचर के बारे में पूछा है, तो मैं बताना चाहूँगा बेटा कि आपके पंचम भाव से द्वितीय भाव और सप्तम भाव का स्वामी शुक्र और मंगल है। शुक्र और मंगल दोनों का इत्तिसाल बृहस्पति के साथ नहीं हो पा रहा है। बच्चा अभी आपका 13 साल का हुआ है, पढ़ाई में अभी इसके और गति आनी शेष है। अभी इसको और पढ़ाने की चेष्टा करिए, निश्चित रूप से इसका भविष्य अच्छा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर लगातार आपके आसपास आपके बिजनेस में हानि हो रही है, लगातार आपको नुकसान हो रहा है, आपके अकॉर्डिंग आपकी चीज़ें नहीं चल रही हैं, तो कहीं इसका कारण केतु तो नहीं, ये हम जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं हरि हमारे साथ। हरि जी बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 19 दिसंबर 1967 और मेरा बर्थ है सुबह 4:05 का। मेरा सवाल है पंडित जी कि मैं पैसे के चक्कर में मतलब परेशान रहता हूँ, मतलब जीवन मेरी जिंदगी चल तो रही है
पर पैसे में टेंशन बहुत है पंडित जी, कृपया बताइए इसका सोल्यूशन क्या है। इसका सोल्यूशन ये है कि आपके धन भाव का स्वामी सूर्य एकादश भाव में बैठा हुआ है। आमदनी आपकी होती है, ऐसा नहीं है कि आपकी आमदनी नहीं होती है, लेकिन व्यय भाव का भी स्वामी आय भाव में बैठा हुआ है। आपकी जिम्मेदारियां या आपका उत्तरदायित्व तो इतना ज़्यादा है कि उसके लिए आपकी आमदनी छोटी पड़ रही है। आप अपने आमदनी को बढ़ाने के लिए ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 10 माला रोज जप करिए, भगवान गणेश की पूजा करिए और 10 साल से छोटी लड़कियों के बीच में नमकीन के पैकेट बांटिए बुधवार के दिन। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और काफ़ी हद तक आप अपने जीविका के क्षेत्र में सफल हो पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी ने केतु ग्रह के बारे में तो हमारे दर्शकों को बताया, लेकिन अब ये जानेंगे कि कैसे कोई अपने आसपास हो रही घटनाओं से पता लगा सकता है कि उसका केतु शुभ है या अशुभ, और खराब केतु के क्या कुछ लक्षण है, ये जानेंगे हम पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में केतु अशुभ स्थिति में होता है, ऐसे व्यक्ति के मन में हमेशा अनहोनी की संभावना रहती है। कहने का मतलब, चंद्रमा के साथ केतु होगा या केतु की दृष्टि चंद्रमा पर होगी या केतु राहु के बीच में चंद्रमा होगा या केतु शनि के सानिध्य में चंद्रमा होगा, तो मन की स्थिति खराब हो जाएगी। इसलिए हर समय आदमी नेगेटिविटी का शिकार हो जाएगा, हर समय नकारात्मक सोच का शिकार हो जाएगा, वो अच्छा सोच ही नहीं सकता है। ऐसे लोग शुभ अवसरों में भी अशुभ ही खोजते हैं, तो व्यक्ति को ठीक से नींद नहीं आती है। ऐसा व्यक्ति भूत प्रेत जादू टोने में विश्वास करता है, क्योंकि केतु भ्रम ही तो पैदा करता है। अशुभ केतु दुर्घटना करवाता है, पैर में चोट लगवाता है, केतु मन को भटकाता है और तो और कानूनी विवादों में भी फंसाता है। केतु खराब हो तो एक एक पैसे के लिए आदमी मोहताज हो जाता है, लगातार धनहानि होती रहती है, कारोबार में घाटा होता है, हाथ में आए अवसर भी निकल जाते हैं। तो कहने का आशय ये है कि केतु जो है, अगर ये सूर्य के साथ हो, मंगल के साथ हो, शुक्र के साथ हो या बृहस्पति के साथ हो तो पितर दोष भी होता है। और आप जान लीजिए कि पितर दोष एक ऐसा दोष है कि यदि आपके पितर असंतुष्ट हैं तो आप लाख कोशिश करिए, लेकिन आपके घर में शुभ कार्य नहीं होंगे। पितरों के कोप से घर में हर तरह का अभाव बना रहेगा, घर में अनहोनी घटनाएं घटेंगी, घर की सम्मान प्रतिष्ठा पर आंच आएगी। और इसका कारण भी जानते हैं क्या है? इतना ज्यादा पितर दोष का कारण आज का समाज है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, इस समय ऐसे लोगों की बाढ़ आ गई है जो लोग श्राद्ध कर्म को बिल्कुल मिटा देना चाहते हैं। कोई व्यक्ति अपनी जीवन लीला जब समाप्त करता है, उसके घर के लोग पता नहीं किससे प्रभावित होकर के, किसकी बातों में आकर के सारे कार्यक्रम 3 दिन में 5 दिन में संपन्न कर देते हैं। ऐसा व्यक्ति तो जिंदगी भर प्रेत योनि में भटकेगा जब तक उसके लिए श्राद्ध नहीं किया जाएगा। हमारे यहाँ साफ साफ शास्त्रों में कहा गया है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसकी डेड बॉडी हमें मिलती है, हम उसको जलाते हैं, उसका 13 दिनों में 13 संस्कार करना चाहिए। जो लोग 13 दिनों में 13 संस्कार नहीं करते हैं, 3 दिनों में 5 दिनों में संस्कार करते हैं और हवन करा करके सोचते हैं कि हम पाप से मुक्त हो गए हैं, तो उनके पितर हर समय प्रेत योनि में भटकते हैं और उससे परिवार के लोगों के साथ आए दिन घटना दुर्घटना होती है।
इसलिए सभी लोगों से बड़े विनम्रता से कहना चाहूँगा कि यदि मृतक के प्रति जरा सी भी आपके अंदर सहानुभूति हो तो 13 दिन के 13 कार्यक्रम होने चाहिए, तभी उस आत्मा को पुनः अच्छी गति मिलेगी, नहीं तो वह आत्मा प्रेत योनि में भटकने के लिए मजबूर होगी। आज हम समय बचाने के लिए आधुनिकता के भंवर जाल में फंस करके ऐसे ऐसे लोग भी मिल जाते हैं आपको सलाह देने वाले कि जिससे पूरा शास्त्र अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो इस तरह के कहते हैं ना, कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भये सदग्रंथ, दम्भिन निजमति कल्पिकर, प्रगट किए बहुपंथ। कलयुग ऐसा ज़्यादा ग्रस लेगा लोगों को कि सदग्रंथ जो है, हमारे यहाँ निर्णय सिंधु है, हमारे यहाँ गरुड़ पुराण है, ये सब जो श्राद्ध के तरफ इशारा करने वाले ग्रंथ हैं, इनका लोप हो जाएगा और दम्भिन निजमत कल्प कर, पाखंडी अपने मन से विधाओं को उत्पन्न करके और लोगों को उस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भये सदग्रंथ, दम्भिन निजमत कल्प कर, प्रगट किए बहुपंथ। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने कलयुग महात्म्य में उत्तरकांड में रामचरितमानस में इस चौपाई को कहा है। तो बहुत आग्रहपूर्वक आपसे कहना चाहूँगा कि 13 दिनों के 13 कार्यक्रम करने में आप बिल्कुल कोताही न बरतें। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर पितरों की छाया न रहे, आपके घर पर पितरों की कुपित दृष्टि न रहे, आपके पितर संतुष्ट रहें, उन्हें अच्छी यौन मिले, अच्छे कुल में जन्म हो, तो आपको 13 दिनों के 13 संस्कार अवश्य करने चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और लगातार अगर आपके माता पिता से अनबन चल रही हो, पैतृक संपत्ति को लेकर कलेश चल रहा हो, या जीवन में मानसिक तौर पर आपको सुकून नहीं है, तो कहीं इसकी वजह केतु तो नहीं, ये सब भी पंडित जी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुकी हैं संगीता हमारे साथ पुणे से। संगीता जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। गुरुजी जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी बेटा। गुरुजी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हम लोग गया गए, अभी गया जाके मेरे ससुर जी का पूरा श्राद्ध किया, लेकिन उधर एक भी पंडित ऐसे नहीं कि वो तंबाकू खा के पूजा करते हैं। तो मुझे ये प्रश्न पूछना है कि क्या वो पूजा वैसी लगती है? क्योंकि एक भी पंडित ऐसे नहीं उधर कि वो पूरा के बीच में और मुंह में रख के पूजा करते हैं। दूसरा प्रश्न है मेरा कि हम लोग आने के बाद भागवत पूजा करना है तो कुछ महीनों के है क्या? देखो बेटा, ऐसा है, आपका कथन तो बिल्कुल सत्य है। पूजा पाठ करते समय मुंह में किसी प्रकार की चीज़ को खा करके ब्राह्मणों को न तो मंत्र बोलना चाहिए और न ही पूजा करवानी चाहिए। ऐसे पूजा कराने वाले जो विप्र होते हैं, उन्हें स्वयं पाप का भागीदार बनना पड़ता है, आपको वो पाप नहीं लगेगा। दूसरी बात यह है कि पिंडदान जब आप करते हो तो वो पिंडदान आप ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए करते हो। और सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी 3 प्रकार के प्रेत होते हैं। सतोगुणी विष्णु हैं, रजोगुणी ब्रह्मा हैं, तमोगुणी शिव हैं। तो इन लोगों के लिए पिंडदान होता है और उस पिंड को जब आप सूंघ लेते हैं तो वो पिंडदान का पूरा परिणाम आपको प्राप्त होता है और आपके पितरों को अच्छी और उत्तम गति प्राप्त होती है। गया में जाकर आपने श्राद्ध कराया, अच्छी बात है, लेकिन आप एक बात जान लीजिए कि बेटा, अगर कोई जेबकतरा है और उसकी जमानत के लिए आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, तो क्या सुप्रीम कोर्ट उसकी जमानत दे देगा? सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि पहले लोअर कोर्ट में जाओ, पहले अपने जिला वाली कोर्ट में जाओ, वहाँ से नहीं होता है तो हाई कोर्ट में जाओ, हाई कोर्ट में नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट में जाओ। इसी तरह से हम किसी भी पितर को मुक्ति देने के लिए अगर पहले गया चले जाते हैं तो इसका मतलब कि हम सुप्रीम कोर्ट चले गए, वहाँ कुछ होना जाना नहीं है और घटनाएं सब उसी तरह से बनी रहेंगी। सबसे पहले आपको करना चाहिए कि आप अपने घर पर पिंडदान करें। घर पर पिंडदान करने के बाद विष्णु सहस्रनाम का 108 पाठ कराएं। उसके बाद किसी तीर्थ में जा कर के आपको त्रिपिंडी श्राद्ध और नारायण बलि करवानी चाहिए। त्रिपिंडी श्राद्ध और नारायण बलि के 6 महीने बाद तब आपको छियाह रख करके और गया श्राद्ध करना चाहिए।
गया श्राद्ध करने के पहले या बाद में आपको श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण भी करना चाहिए। इससे पितरों को मुक्ति मिलती है। केवल गया जाने से या गया का बड़ा नाम सुन करके जाने से पितरों को मुक्ति नहीं मिलती है। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। जैसे लोअर कोर्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट नहीं देख सकता है, उसी तरह से गया जो है सुप्रीम कोर्ट है श्राद्ध का। वहाँ जाने का तब मतलब है जब नीचे से आप करते हुए कर्मों को जाएंगे तब। पहले ही जाने से वहाँ कोई मतलब नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आप जानते हैं और कौन से ऐसे लक्षण, घटनाएं या संकेत हैं जिन्हें जानकर हम केतु की खराब या सही स्थिति के बारे में पता लगा सकते हैं। बताइए पंडित जी। देखो श्रद्धा, अगर पैतृक संपत्ति आपके पास है, मान लीजिए कि आपके पास पैतृक संपत्ति बहुत है लेकिन उसका लाभ आपको नहीं मिल पा रहा है, पैतृक संपत्ति आपकी मुकदमे में फंसी हुई है, झगड़े में फंसी हुई है या किसी ने कब्जा किया हुआ है और आप अपनी संपत्ति के लिए दौड़ रहे हैं, अपनी संपत्ति के लिए लड़ रहे हैं, अपनी चीज पाने के लिए आपको लड़ना पड़ रहा है, तो उसका सुख अगर आप नहीं भोग पा रहे हैं और कड़ी मेहनत के बाद भी अगर परिणाम आपको अच्छे नहीं मिल रहे हैं तो इसका मतलब कि केतु खराब है। व्यक्ति अपने माता पिता और बुजुर्गों का हमेशा मजाक अगर बनाता है तो केतु खराब हो तो माता पिता से मतभेद भी बढ़ जाते हैं। वैवाहिक जीवन में भी कलेश होता है। ऐसे व्यक्ति को झूठ बोलने की आदत होती है। अगर द्वितीय भाव में केतु हो तो ऐसा व्यक्ति नंबर 1 का झूठा होता है। ऐसा व्यक्ति खुद भी अपने बच्चों से अच्छा व्यवहार नहीं करता है। खराब केतु व्यक्ति की मति को भ्रमित कर सकता है। जैसे चंद्रमा के साथ अगर केतु हो जाए तो बहुत टैलेंटेड व्यक्ति होगा, वो पूरी दुनिया को रास्ता दिखाएगा, लेकिन जब उसे छोटा सा भी निर्णय करने की बारी आएगी तो दलदल में फंस जाएगा। उसका दिमाग ही नहीं काम करेगा कि सही क्या है गलत क्या है। अपने लिए डिसीजन लेने में उस आदमी को भगीरथ प्रयास करना पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति अपराध भी कर सकता है, अपराधी भी हो सकता है। अच्छी बातें, अच्छे लोग अशुभ केतु पर अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए केतु का अशुभ होना व्यक्ति के अंदर दूषित विचारधारा को भी जन्म देता है। इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपको लगे कि केतु आपका खराब है तो आपको और कुछ नहीं, ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 10 माला नियमित जप करना चाहिए और 1-2 साल नहीं, सालों साल करना चाहिए। इससे केतु के बुरे प्रभाव से आप बच सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। आज कालचक्र का विषय बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं केतु ग्रह और आपकी किस्मत की। कैसे बुरी आदतों की तरफ धकेल सकता है केतु, कैसे आपकी सेहत, संगत और सोच को बिगाड़ सकता है केतु, साथ ही केतु को शांत करने के क्या हैं सबसे असरदार उपाय, इसी के बारे में पंडित जी आज आपको बता रहे हैं। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं केतु से आपके हेल्थ कनेक्शन की। खराब केतु कैसे हमारी सेहत पर बुरा असर डालकर हमें रोगी बना सकता है, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखो, केतु का जो प्रभाव होता है ना, वो ज़्यादातर गर्दन के नीचे शरीर के हिस्से पर पड़ता है। गर्दन के नीचे का जो हिस्सा है, केतु का दुष्प्रभाव ज़्यादातर इन्हीं हिस्सों पर पड़ता है, निचले हिस्से पर। केतु के कारण वात पित्त विकार आसानी से हो जाता है। कुंडली में केतु खराब होने पर चर्म रोग हो सकता है। कुंडली में चंद्रमा शनि की स्थिति हो जाए और छठे भाव से संबंध हो जाए और बुध की दृष्टि भी हो जाए या बुध की युति हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को गंभीर चर्म रोग होते हैं। ऐसा आदमी श्वेत कुष्ठ का भी शिकार होता है। लेकिन अगर मंगल का संबंध हो जाए तो रक्त कुष्ठ का शिकार होता है। और अगर शुक्र शनि के साथ केतु की कहीं से युति बन जाए तो किडनी का रोग होता है। ऐसे लोग कम उम्र में किडनी के रोग से प्रभावित हो जाते हैं। और अगर मंगल का संबंध हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को ब्लड प्रेशर के द्वारा किडनी का रोग होता है। किडनी का रोग तो शुगर से भी होता है। अगर शुगर अनियंत्रित हो जाए तो धीरे धीरे किडनी डैमेज हो जाती है और उसके लिए फिर डायलिसिस होने लगती है। लेकिन आप जानते हैं, किसी का ब्लड प्रेशर अगर अनियंत्रित है तो उसकी किडनी को खराब होने में और कम समय लगता है।
उसके पीछे कारण होता है कि शुक्र शनि का संबंध हो और मंगल भी उसमें अपनी दृष्टि डालता हो और मंगल पाप पीड़ित हो, तो निश्चित रूप से ब्लड प्रेशर के द्वारा किडनी खराब होती है, जोड़ों में दर्द होता है, शरीर में नसों की कमजोरी होती है। और हाँ, सबसे बड़ी बात है कि अगर द्वितीय भाव में केतु हो और पापक ग्रहों की दृष्टि में हो तो ऐसा व्यक्ति को सुनने की समस्या होती है। ऐसे व्यक्ति को हमेशा खांसी आती रहती है। और केतु जब 5वें भाव में होगा या 11वें भाव में होगा तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को संतान सुख में कष्ट आएगा। मानसागरी में तो यहां तक लिखा हुआ है कि चैकादशे यदि राहु सिख पंचमे स्थितो भवेत सुताननम न दृश्यन्ते यद्यपिंद्रोऽपि सेव्यते। मतलब अगर 11वें भाव में राहु और 5वें भाव में केतु हो तो इंद्र भी अगर आकर के आपके गोद में बच्चा देंगे तब भी आप पुत्र शोक से हाहाकार करेंगे। लेकिन अगर पंचम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में हो और राहु केतु की यह स्थिति हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं ऐसे व्यक्ति के पास जीवित संतान रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप अपनी कुंडली में देख रहे हैं कि राहु केतु की स्थिति एकादश और पंचम में है तो डरिए मत, इसका समाधान है। यदि आपके पंचम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में या लग्न में है तो आपके पास संतान रहेंगे। आपके संतान की आकस्मिक मृत्यु नहीं हो सकती है। केतु और राहु आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, ये बात भी जानना परम आवश्यक है। रीढ़ की हड्डी में अगर समस्या हो या जो टेल बोन होती है, जो सबसे नीचे की नुकीली हड्डी होती है, उसमें अगर चोट लग जाए या दर्द की स्थिति हो तो आप समझ लेना कि आपका केतु ज्यादा ही खराब है। पथरी, चाहे वो गाल ब्लेडर में हो जाए और चाहे किडनी में हो जाए, ये खराब केतु के कारण ही पथरी का निर्माण होता है। और बार बार उस पथरी को आप तमाम आयुर्वेदिक दवाइयों को खा करके और उसको निकालते हैं और फिर वो पथरी बन जाती है। इसके पीछे खराब केतु, मंद केतु कारण है। केतु के कारण सिर के बाल झड़ने लगते हैं। जिन लोगों का केतु खराब होता है उन लोगों के बाल बीच से झड़ते हैं, और जिन लोगों का केतु नहीं खराब होता है अगर उनके बाल भी झड़ते हैं तो आगे से झड़ते हैं। आगे से बाल अगर झड़ता है तो ऐसा आदमी भाग्यशाली होता है पक्का, लेकिन अगर बीच से बाल झड़ते हैं तो ऐसे आदमी दुर्भाग्यशाली होते हैं, ये भी पक्का। बीच में अगर बगीचा खाली हो जाए और आगे पीछे बाल हों तो ऐसे आदमी का दुर्भाग्य उदय हो जाता है। और आगे से चाहे जितने बाल गिर जाएं, पीछे के बाल अगर साबुत आपके सही हैं तो निश्चित रूप से आप भाग्यशाली हैं और आप सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। केतु की कुंडली के बारे में तो आपने जान लिया। चलिए अब बात करेंगे आपकी कुंडली की। कुंडली के लग्न, दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में केतु हो तो व्यक्ति की किस्मत, सेहत, संगत और सोच कैसी होती है, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, पहली बात तो ये खूब अच्छी तरह से जान लीजिए कि केतु केवल पापक ग्रह नहीं है। केतु शुभग्रह की तरह भी फल देता है, लेकिन अक्सर इसका प्रभाव तमोवत केतु यम फलम, मंगल के समान लगभग केतु का फल होता है। ऐसा ज्योतिष शास्त्र में हम मानकर चलते हैं कि मंगल जिस तरह का फल देगा उसी तरह का फल केतु भी देगा। मंगल की दशा भी 7 साल की होती है, केतु की दशा भी 7 साल की होती है। खडादित्य दशेन्दु च सप्तवर्षाणि मंगलः राहु अष्टादशश्चैव षोडशाब्दा बृहस्पति एकोनाविंशत् शनि बुधै सप्तदशैवतु केतुश्च सप्तवर्षाणि भृगु च वर्ष विंशति। तो केतु और मंगल की 7 साल की दशा है और तमोवत केतु यम फलम, मंगल की तरह ही केतु का फल भी होता है। लग्न में केतु हो तो व्यक्ति चंचल होता है, दुराचारी होता है, और केतु वृश्चिक राशि में हो तो व्यक्ति सुखी, धनी और मेहनती होता है। दूसरे भाव में केतु के कारण व्यक्ति विरोधी स्वभाव का होता है। तीसरे भाव में अगर केतु हो तो व्यक्ति चंचल और बातरोगी तो होता है,
लेकिन ऐसे लोगों के सब प्रकार के परेशानियों का निवारण केतु करता है। केतु सर्व रोध निवारक। जानते हैं तृतीय भाव में कहते हैं कि सहज मंदिर गे तपनात्मजौ भवति सर्व सहोदर नाशकः। शनि अगर तृतीय भाव में हो तो छोटे बड़े सभी भाई बहनों को खत्म कर देता है। मंगल अगर अशुभ स्थिति में हो तो छोटे भाई को मारता है। सूर्य अगर तृतीय भाव में हो तो बड़े भाई को मारता है। लेकिन केतु अगर तृतीय भाव में हो तो सभी भाइयों को जिंदा भी रखता है और भाई का सुख भी मिलता है। तो केतु की तृतीय भाव की स्थिति अच्छी मानी जाती है। बस केतु कहाँ नहीं होना चाहिए भाई? मिथुन राशि में या वृषभ राशि में नहीं होना चाहिए, क्योंकि लग्न चंद्रिका कहती है मिथुने सिंहिका सुतः। मिथुन राशि में राहु उच्च है, लेकिन महर्षि पाराशर कहते हैं नहीं, वृषभ राशि में राहु उच्च है और केतु वृश्चिक राशि में उच्च है। तो अगर दोनों फलों के फलादेश को आप करें और आप प्रोफेशनल अच्छा ज्योतिष का काम करते हैं तो इसको आप अगर आजमाएं कि दोनों में बात किसकी सही है तो आपको ये लगेगा। मुझे जो लगता है, मैं इस बात पे बहुत दृढ़ नहीं हूँ, मुझे जो लगता है कि केतु का मिथुन राशि में ज़्यादा शुभ फल मिलता है, राहु का मिथुन राशि में ज़्यादा शुभ फल मिलता है और केतु का धनु राशि में ज़्यादा शुभ फल मिलता है। ये मैंने आजमाया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप हमारी बात को मान लीजिए और पराशर की बातों को झूठ कर दीजिए, नहीं। लेकिन जो हमने जीवन में देखा है, लग्न चंद्रिका में जैसे लिखा हुआ है मिथुने सिंहिका सुतः, मिथुन में सिंहिका सुत अर्थात राहु उच्च का होता है। तो देखिए चौथे भाव में केतु हो तो व्यक्ति ज़्यादा चंचल और बोलने वाला होता है। केतु जब चौथे भाव में होगा तो 10वें भाव में राहु भी होगा। राहु और केतु जब चौथे और 10वें भाव में होते हैं तो ऐसे आदमी के माता से पहले पिता की मृत्यु होती है और पिता की आयुष्य के लिए ऐसा बच्चा जो है हानिकारक होता है। तो ऐसे लोगों में उत्साह की कमी भी होती है। तो समझ गए आप ना, 4 भावों तक का तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। अभी हमें बताना है शेष बहुत कुछ। अगर आप बने रहेंगे तो केतु के इस प्रभाव को आप अच्छी तरह से समझने में कामयाब रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। कुंडली के 4 भाव यानी कि लग्न, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव के बारे में तो आपने जान लिया, लेकिन अभी 5वें, 6ठे और 7वें, साथ ही 8वें भाव में अगर केतु विराजमान हैं तो क्या कुछ असर आपकी कुंडली पर, आपके जीवन पर देखने को मिलेगा, ये हम जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले रामलाल जी हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं बीकानेर से। रामलाल जी बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी मेरी उम्र है 6/7/1991 में। फिर से एक बार बताइए क्या कह रहे हैं? कि मेरी जन्म डेट है 6/7/91 में और 4:30 बजे शाम को जी। मेरे प्राइवेट कंपनी में पैसा डूबा हुआ है, कब तक आने उम्मीद है और मेरे मकान का कब मकान बनाने का कब योग है? चलिए रामलाल जी, मैं बताना चाहूँगा कि मंगल और चंद्रमा दोनों का चतुर्थ दशम इत्तिसाल है। मकान बनाने में अभी 3 से 4 साल का भी समय लग सकता है। आपको चाहिए कि आप शनिवार के दिन शाम को हनुमान जी के चित्र के सामने घी का दिया जलाकर सुंदरकांड का पाठ करें। ये पाठ 7 शनिवार आपको जरूर करना चाहिए। बतासा या लड्डू का भोग लगाना चाहिए। 7 शनिवार के बाद निश्चित रूप से आपको उजाला दिखाई देगा और जीने का एक मकसद आपको मिल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। किसी व्यक्ति की कुंडली के 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें भाव में केतु बैठा है तो उसका नेचर और फ्यूचर कैसा होता है, बताइए पंडित जी। देखिए, हमने तो अभी 5वें भाव के केतु के बारे में तो बहुत विस्तार से बताया। 5वें भाव में केतु होगा तो व्यक्ति की बुद्धि काम नहीं करती है, बात रोग हमेशा परेशान करता है। लेकिन इतना सच नहीं है। केतु को 5वें भाव में मैंने देखा है और व्यक्ति को बहुत बुद्धिमान भी देखा है, उसके बुद्धि का लोहा भी देखा है। तो अगर केतु अशुभ स्थिति में 5म भाव में होगा
पापक ग्रह के भाव में होगा, पापक ग्रहों की दृष्टि में होगा, और द्वितीयेश निर्बल होगा, लग्नेश निर्बल होगा, लग्न और द्वितीय भाव पर पापक ग्रहों की दृष्टि होगी, तभी व्यक्ति बुद्धू बन सकता है, वरना तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान ही होगा। और केतु पंचम भाव में या राहु पंचम भाव में संतान के लिए दुखदाई हैं, ये बात मैं स्वीकार करता हूं। ऐसे लोगों का ब्लड ग्रुप निगेटिव होता है। जिनके कुंडली के 5वें भाव में अशुभ केतु होता है, अगर उनका ब्लड ग्रुप चेक करें तो संभवतः 99% लोगों का ब्लड ग्रुप निगेटिव होता है। इसीलिए ऐसे लोगों की संतति गर्भ में ही मर जाती है या उत्पन्न होने के बाद मर जाती है। लेकिन अगर आपको केतु का उपाय करना है और केतु का आप उपाय कर लेते हैं, केतु के मंत्रों का आप जप कर लेते हैं, हवन तर्पण मार्जन कर लेते हैं, दान कर लेते हैं, तो निसंदेह आपको संतान भाव से सुख मिल सकता है। केतु रोग देता है, ऐसा व्यक्ति झगड़ालू और झूठ बोलने वाला होता है। 7वें भाव में केतु के कारण व्यक्ति की बुद्धि मंद हो जाती है। ऐसा व्यक्ति अपने विरोधियों से हमेशा डरा डरा रहता है और सुख नहीं भोग पाता है। 8वें भाव में केतु हो तो व्यक्ति तेजहीन और चालाक होता है। लेकिन अगर उस पर राहु के अलावा शनि वगैरह की भी दृष्टि हो जाए तो ऐसा व्यक्ति गुदा रोग अर्थात पाइल्स, बवासीर, भगंदर जैसे गंदे रोगों का शिकार हो जाता है और ऐसे व्यक्ति को काफ़ी वात विकार से पीड़ा होती है। और ऐसे व्यक्ति के ऊपर निसंदेह पितृदोष होता है। जिन लोगों को पाइल्स, बवासीर, भगंदर का रोग है, अगर वो अपने कुंडली का सही ठीक ढंग से मूल्यांकन करावें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं 90% लोगों की कुंडली में जिनको ये रोग होता है, 90% लोगों की कुंडली में पितर दोष देखा गया है और पितर दोष के कारण ही ये गंदा रोग उत्पन्न होता है। अगर पितरों की शांति करा लिया जाए तो आप विश्वास मानिए ये रोग छोटी छोटी दवाओं से भी ठीक हो सकता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, केतु हो या कोई ग्रह हो, चाहे जितनी अशुभ स्थिति में हो, सनातन धर्म में उपाय इसीलिए बनाए गए हैं कि आप विपत्तियों को टाल सकें और बुरे समय को भी अच्छे समय में परिवर्तित कर सकें। उपाय इसलिए नहीं बनाए गए हैं कि केवल आप समय के साथ मनोरंजन करें। अगर आपको पता है कि आपका भविष्य आने वाले समय में थोड़ा खराब होना है तो उसके उपाय करके उसके भारी दुष्प्रभाव से आप बच सकते हैं और छोटे से कष्ट में आपके भारी दुखों का निवारण हो सकता है। इसलिए कहते हैं ना, आगम चेती सदा सुखी, और ज्योतिषी को कहते हैं आगमी। क्या कहते हैं? आगमी। आगमी मतलब आगम को जानने वाला, कल को जानने वाला। अगर कल को जानने वाला नहीं है तो किस बात का आगमी? तो कहने का आशय यह है कि अगर हमें पता चल जाए कि हमारा ये भाव अशुभ है, खराब है, जिसके कारण हम परेशान हो रहे हैं, अगर सही रोग का पता चल जाए, आपको अगर ये पता ये लग ही गया कि आपके घर के किस अलमारी में चूहा मरा हुआ है, कहाँ से दुर्गंध आ रही है, तो आप 1 मिनट के अंदर उस चूहे को निकालकर बाहर नहीं फेंक देंगे, दुर्गंध आनी बंद नहीं हो जाएगी। अगर आपको पता लग जाए कि आप किस ग्रह के कारण परेशानी भुगत रहे हैं तो उसका उपाय हो जाएगा। लेकिन अगर बताने वाला सिर्फ 3 चीज बताने की कसम खाया हुआ है कि आपकी कुंडली में तो काल सर्प दोष है, आपकी कुंडली में तो पितर दोष है, आपकी कुंडली में तो किसी ने कुछ किया कराया है, आपका बिजनेस बांध दिया है, आपके लड़की की शादी बांध दिया है, कुछ आपके ऊपर किए कराए का दोष है, अगर ये 3 बात ही बताना है तो कुछ भला आपका सामने वाले का भला नहीं होना है। क्योंकि ये कुछ वही बातें मतलब कि कहीं यथार्थ पर नहीं टिकती हैं। कुंडली में और बहुत से दोष हो सकते हैं जो मनुष्य को दुख और विपत्ति देते हैं।
केवल काल सर्प योग का नाम लेकर के रोना, जिसका ज्योतिष में कोई अस्तित्व नहीं है। किए कराए का दोष, जिसका ज्योतिष में बहुत आंशिक असर है। मंगल अगर छठे और 10वें भाव में जाता है तब अपचार जनित रोग होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ज्योतिष के ग्रहों का अध्ययन करके अगर सम्यक रूप से निरूपण किया जाएगा तो ज्योतिषी की वाणी कभी व्यर्थ और मिथ्या नहीं जाएगी। और हर समय ज्योतिषी को अपने ज्योतिष का प्रयोग अपने हित के लिए न करके सामने वाले के हित के लिए करना चाहिए और वही बोलना चाहिए जो शास्त्र कहता है। अपने मन से किसी चीज की उत्पत्ति नहीं करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात होगी कुंडली के 9वें, 10वें, 11वें और 12वें भाव की। अगर इन भावों में केतु विराजमान हैं तो व्यक्ति की सोच, संगत, सेहत कैसी रहती है, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। 9वां भाव भाग्य भाव कहलाता है, धर्म का भी स्थान है। अगर शुभ केतु होगा तो व्यक्ति को सुख की इच्छा बहुत रहेगी, उसे समाज में मान सम्मान, अगर अशुभ ग्रहों की दृष्टि है तो नहीं मिलेगा, अशुभ राशि है तो नहीं मिलेगा। 10वें भाव में केतु पितरदोष देता है और भाग्यहीन बनाता है। 11वें भाव में केतु हर प्रकार से लाभ देता है। ऐसा व्यक्ति भाग्यवान, विद्वान, गुणी, तेजस्वी होता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को पेट में हमेशा रोग होता है और ऐसा व्यक्ति परेशान भी रहता है। 12वें भाव में केतु के होने से व्यक्ति को उच्च पद की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति शिव पार्वती का आराधक होता है। ऐसे व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति धर्मात्मा होता है और ऐसे व्यक्ति के विरोधी अपने आप नष्ट हो जाते हैं। बस अगर पापक ग्रहों का प्रभाव साथ में हो जाए तो ये सारी बातें रुक जाती हैं। पापक ग्रह मतलब 12वें भाव में केतु के साथ शनि भी हो जाए, 12वें भाव में केतु के साथ मंगल हो जाए, 12वें भाव में केतु के साथ सूर्य हो जाए, तब ये जितना शुभ प्रभाव केतु का है ना, ये सब रुक जाएगा और तब अशुभ प्रभाव का जन्म हो जाएगा। तब व्यक्ति का खर्चा रोग में, बीमारी में, मुकदमे में होगा। व्यक्ति कर्जे के मकड़ जाल में फंस जाएगा। तब इसके लिए केतु की शांति का यत्न करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं कुंडली में केतु की शुभ स्थिति की। केतु के कुंडली में शुभ होने के कौन कौन से संकेत होते हैं? शुभ केतु हमें कौन कौन से सुख दे सकता है, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। केतु सिर्फ हानि ही नहीं बल्कि हमें शुभता भी प्रदान कर सकता है। केतु के शुभ होने का यहाँ सीधा सीधा आशय है कि केतु वृश्चिक या धनु राशि में होगा तो शुभ होगा। केतु के ऊपर बृहस्पति, शुक्र की दृष्टि होगी तब केतु शुभ होगा। चंद्रमा की दृष्टि होगी तब केतु शुभ होगा। तो अगर जन्म कुंडली में केतु शुभ है तो ऐसे लोगों को मकान, दुकान, गाड़ी का सुख मिलता है। मान सम्मान और उच्च पद की प्राप्ति भी होती है। संतान सुख भी मिलता है, संतान आज्ञाकारी भी होती है। और केतु अगर जन्म कुंडली में अच्छा है तो ऐसे व्यक्ति को पूर्वाभास की क्षमता मिलती है, अर्थात कोई घटना घटित होने वाली है तो उसका पहले आभास हो जाता है ऐसे व्यक्ति को। ऐसा व्यक्ति अपने कुल को तारने वाला भी होता है। केतु शुभ होने पर व्यक्ति के पैर बहुत मजबूत होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए केतु की शुभ स्थिति व्यक्ति के लिए वरदान बन सकती है। एक बात मैंने पहले ही कहा है कि केवल केतु को पापक ग्रह मत मानिए, इसकी स्थिति और परिस्थिति के कारण ये शुभग्रह जैसा भी फल देता है। जय मां विंध्यवासिनी। और आपकी कुंडली में केतु अलग अलग ग्रहों के साथ अगर बैठते हैं तो फिर उसका क्या कुछ असर आपके जीवन पर पड़ता है, बताइए पंडित जी। देखो श्रद्धा, इसमें बहुत विस्तार से बात करने की जरूरत है क्योंकि 12 भावों में अलग अलग ग्रहों के साथ बैठता है तो अलग अलग परिणाम देता है, लेकिन अमूमन जो स्थूल परिणाम है वो बता रहा हूँ। जैसे सूर्य के साथ अगर केतु होगा तो पितर दोष देगा, पिता के जीवन में चुनौतियाँ देगा। ऐसे व्यक्ति का पिता पूरी जिंदगी हाड़ तोड़ मेहनत करेगा और कभी भी बहुत वैभवशाली नहीं हो पाएगा। चंद्रमा के साथ केतु हो तो ऐसे व्यक्ति की माँ रोगिणी होगी,
उसको शारीरिक कष्ट होगा, उसको हीमोग्लोबिन और रक्त की समस्या होगी और जातक निर्णय लेने में बहुत ही ज़्यादा दुविधा में रहेगा और उसके चेहरे पर उसकी बॉडी लैंग्वेज हर समय निगेटिव रहेगी। उसके बॉडी लैंग्वेज में सकारात्मकता आपको नहीं दिखाई देगी। मंगल के साथ अगर केतु है तो ऐसा आदमी डरपोक, अंधेरे से डरने वाला, भाइयों से हर समय नुकसान सहने वाला ऐसा व्यक्ति होता है और डरपोक तो होगा ही होगा। और इसी तरह से अगर बुध के साथ केतु है तो ऐसा व्यक्ति दांत के रोग से पीड़ित होगा, ऐसा व्यक्ति कान के रोग से पीड़ित होगा, दांत और कान के रोग होंगे, कान से दुर्गंध आएगी और ऐसे व्यक्ति को चर्म रोग भी हो सकता है। ऐसा व्यक्ति सोराइसिस जैसी बीमारियों से भी ग्रसित हो सकता है। और बृहस्पति के साथ केतु हो तब तो गुरु चांडाल योग बन गया भैया। ऐसे व्यक्ति को तो हर शुभ कार्य में विघ्न और विलंब की स्थिति दिखाई देगी। अगर गुरु के साथ केतु हो तो ओम नमः शिवाय या शिव सहस्त्र नामावली का पाठ शुरू कर देना चाहिए। इसी तरह से अगर शुक्र के साथ केतु हो तो पत्नी के सेहत में बार बार गिरावट आती है, विलासिता संबंधी वस्तुओं में नुकसान होता है। और शनि के साथ केतु हो तब पूछना ही क्या है, विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ता है। और राहु और केतु ये तो दोनों परस्पर साथ में रहते हैं, तो अगर ये दोनों परस्पर साथ में हैं और शुभ भाव में हैं तो अच्छी बात है, अशुभ भाव में हैं तो नुकसान होगा ही होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अपने स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हुए अब पंडित जी से जानते हैं कि कुंडली में अगर केतु की स्थिति अशुभ है तो हमें कौन से खास उपाय जरूर करने चाहिए। बताइए पंडित जी वो खास उपाय। देखो, कुंडली में अगर केतु शुभ स्थिति में नहीं है तो हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे आपको दिया जलाना चाहिए। पीपल के पेड़ की हमेशा क्लॉकवाइज परिक्रमा करनी चाहिए। शनिवार को 1 लोटे पानी में कुसा और दुर्वा डालकर पीपल के पेड़ में चढ़ाना चाहिए। केतु के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए भगवान भैरव की भी उपासना करनी चाहिए और केतु का प्रकोप कम करने के लिए हनुमान, गणेश और मां दुर्गा की पूजा उपासना का विधान है। त्रयोदशी तिथि या शनिवार को केतु की शांति के लिए व्रत करना चाहिए। केतु को शांत करने के लिए उड़द, गर्म कपड़े, लोहा छाता, कंबल, कस्तूरी दान करना चाहिए। गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। अपनी संतान से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। कुत्ता पालना या कुत्ते की सेवा करना केतु के लिए लाभकारी है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी बहुत अच्छी जानकारी केतु के बारे में आपने दी और अब केतु को लेकर या आसपास की घटनाओं से हम समझ सकते हैं कि केतु किस स्थिति में है। उपाय भी आपने बताया, अपना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आज का विषय भी आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।